Assalamu alaikum and good morning. Also you all will be fine. निवरा बेटा, बाकी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं. वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स के बारे में डिस्कस किया था. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होते हैं और एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होती हैं. ओके, और इंस्टेड ऑफ दैट हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था और हमने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में डिस्कस किया था कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रही होती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट वाज एड्रिनल कॉर्टेक्स से मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड चीफ सेक्स हार्मोन्स आर रिलीज्ड. इनके अंदर हमने एंड्रोजन को वन बाय वन डिस्कस किया था. इंस्टेड ऑफ दैट हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कॉर्टिसोल की एक्सेस हो जाती है तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की एक्सेस हो जाती है या हाइपर सिक्रेशन हो जाती है या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होएगा, क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट वी आल्सो हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कि एड्रिनल ग्लैंड्स को में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डेविएशन आ गई है तो उसके लिए डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि उसकी डेफिशिएंसी को या हाइपर सेक्रेशन को रोल आउट कर सकते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड वालेकुम अस्सलाम. ओके, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन कि आप ये बता सकते हैं कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कहाँ से रिलीज होता है? एनीबॉडी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से किस जोन से रिलीज होता है? आई एम आस्किंग अबाउट द जोन, आस्किंग अबाउट द रीजन कि कौन से रीजन या जोन से रिलीज हो रहा होता है. एनीवन, एनीबॉडी? और बाकी लोग क्लास नहीं लेना चाह रहे हैं उनको भी बेटा कॉल करना. इफ दे आर विलिंग देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज दे सफर, दे विल बेयर द consequences. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फ्राइडे को आप लोगों का एक क्विज है. फ्राइडे को हम एक क्विज प्लान कर रहे हैं. आप लोगों ने बताना है कि क्विज किस चैप्टर का आपने देना है. ओके, टुडे इज 4th May. Sure मैम. अभी सब्जेक्ट 5 है ना. हाँ ये तो परसों जो है शायद सेंटर आ रहे हैं ग्राउंड पे. ठीक हो गया? जी मैम. हमने हर चीज अपनी डेट में रखा है, फाइल्स ये वो हर चीज आपको रिस्पॉन्ड है कि आपका फैकल्टी ग्रुप जो है वो उधर लगे फैकल्टी. तो समर आप आवाज़ आ जाएगी बेटा. चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि कौन से टॉपिक आप लोगों ने क्विज देना है. ठीक है, आप लोगों ने कौन से टॉपिक का क्विज देना है ये आप लोग डिस्कस करके ओके मैं बता देता हूँ एट द एंड. हम डिस्कस कर लेते हैं लेटर ऑन फ्राइडे वाले दिन 11:30 to 12:30 आप लोगों का क्विज होगा. गॉट इट? ओके समर अब आवाज़ आ रही है बेटा? हम डिस्कस कर रहे थे एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को. बेटा जोन्स का नहीं पता आप लोगों ने, ये स्लाइड्स भी नहीं पढ़ी ना बुक भी नहीं पढ़ी. फेसिकुलेटा है, रेटिकुलरस है, ये जोन्स मैंने पूछे थे कि कौन से जोन से आपका ACTH रिलीज होता है, सॉरी कॉर्टिसोल रिलीज होता है और
कौन से जोन से आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। ओके वेल, एंड एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन है ये कहाँ से रिलीज होता है। ये याद रखिएगा कि एड्रिनल मेडुल्ला से रिलीज हो रहा होता है, लेकिन जो 80% होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से मेजर आपके हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं और एंड्रोजन्स हैं, ये रिलीज हो रहे होते हैं। ओके इसके अलावा कॉर्टिसोल किसके साथ बाइंड करता है? एनीबॉडी नोज? किसी ने जहमत की है पढ़ने की? अगर पढ़ने की जहमत की है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कौन सी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। अच्छा, ये मैंने पूछा था कि एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ से सिंथेसाइज होता है, तो जोना रेटिकुलरस एंड फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज हो रहा होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो रहा होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन। ओके, एल्डोस्टेरोन हमने ये भी डिस्कस किया था कि 80 to 90% पोटेशियम को एलिमिनेट करवाता है और सोडियम और वाटर को रिटेन करवाता है। बट ये इनके जोन्स इंपॉर्टेंट है। अगर जोन्स का आप लोगों को पता होगा, आपको सिक्रीशंस का पता होगा एट द एंड। अगर आपको सिक्रीशंस का नहीं पता होगा, आपको जोन्स का नहीं पता होगा, तो आपको ऑलमोस्ट सिक्रीशंस का भी नहीं पता होगा इतना। और पोटेशियम, सोडियम, वाटर बैलेंस, hypotension की condition, hyponatremia, that is mainly controlled by a negative feedback mechanism through a renin-angiotensin-aldosterone system. Okay, तो renin-angiotensin-aldosterone system through negative feedback mechanism इनको control कर रहा होता है। हाँ ओके, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन और रिलीज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये स्लाइड्स हमने डिस्कस की थी। इसमें हमने डिफरेंट ट्रिगर्स देखे थे कि हाइपोथैलेमस को कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं और वो सीआरएच को रिलीज करता है। सीआरएच इंटीरियर पिट्यूटरी के जाके ऊपर एक्ट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होता है, एंड एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, एंड दैट इंश्योर्स द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल then जाके अपने टारगेट टिश्यू के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ओके, एडिसन डिजीज के बारे में किसको पता है? एडिसन के बारे में किसी ने पढ़ा हो? ओके, these are the different functions of glucocorticoids, ये भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, फैसल में एडिसन के बारे में पूछ रहा था, आपने एडिसन के बारे में पढ़ा है? मैंने सारा एड्रिनल इनसफिशिएंसी ओके है, लेकिन मेनली किस चीज़ की सब इनसफिशिएंसी होती है? तो एडिसन डिजीज होगी। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के किसी ने फंक्शन पढ़ने की कोशिश की हो? लाइक कॉर्टिसोल क्या क्या करता है? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करवाता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा रहा होता है, और इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। फैट की इमोबिलाइजेशन है, इंस्टेड ऑफ दैट इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हैं।
ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट टू रूल आउट एड्रीनल इनसफिशिएंसी या एड्रीनल फंक्शंस को अगर कोई अल्टरेशन हुई है तो उसको रूल आउट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वालेकुम अस्सलाम शुबाना बेटा, वेलकम। टेस्ट कौन से रिकमेंडेड होते हैं? वन इज एसी, तो ब्लड कॉर्टिसोल का लेवल करवा सकते हैं, एल्डोस्टेरोन का लेवल करवा सकते हैं, और एसीटीएच थ्रू अमाइनो एसिड। इसके अलावा हमने डेक्सामेथासोन के बारे में डिस्कस किया था कि डेक्सामेथासोन अगर ओवरनाइट 1 mg आप लगा देते हैं तो अल्टीमेटली दैट विल सेकेंड टू रोल आउट द कुशिंग सिंड्रोम। ओके, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट। और आज हमने जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एड्रीनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी होगी तो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब वो 2 फॉर्म्स क्या क्या हैं बेसिकली? वन इज एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। प्राइमरी अगर एड्रीनल इंसफिशिएंसी है, किसी वजह से एड्रीनल ग्लैंड डिस्ट्रक्शन हो गई है, मल्टीपल काज हो सकते हैं, कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाना, डायरेक्ट इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट्स हो जाना, डायरेक्ट कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाना जिसने जाके एड्रीनल इंसफिशिएंसी काज कर दिया या एड्रीनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन काज कर दिया है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाना एड्रीनल ग्लैंड्स का। तो दीज आर द डिफरेंट काजेज ऑफ एड्रीनल इंसफिशिएंसी या कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। जब कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी होगी और प्राइमरी काज होगी तो उसको हम कह रहे होते हैं क्या? एडिसन डिजीज। Okay, secondary adrenal insufficiency results from disorders of HPA system, hypothalamus, इंटीरियर पिट्यूटरी के अगर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है जहाँ से ट्रिगर में आना है, कॉर्टिसोल को रिलीज करवाना है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना है, एंड्रोजन्स को रिलीज करवाना है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली ट्रिगर नहीं आएगा। अगर ट्रिगर नहीं आएगा तो क्या होगा कि एंड प्रोडक्ट आपका कार्टिसोल रिलीज नहीं होएगा। कार्टिसोल रिलीज नहीं होएगा तो टिश्यू के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली अदर कंडीशन इज आल्सो a form of Addison disease. ओके, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी, एड्रीनल कॉर्टिकॉइड इंसफिशिएंसी कैसे हो सकती है? हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट ट्रिगर्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की रिलीज़ को देखें आप, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, पेन हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। These are the triggering mechanisms that initiate the hypothalamus. तो hypothalamus will release CRH. जैसे CRH रिलीज होगा that will act on the interior pituitary. After that ACTH will be released. CRH ने interior pituitary के ऊपर एक्ट किया और उसके रिजल्ट में ACTH रिलीज हुआ, and once the release of ACTH is ensured, then definitely it will act on the adrenal cortex. और adrenal cortex will release cortisol. जैसे ही कार्टिसोल रिलीज होगा तो अल्टीमेटली कार्टिसोल ने अब टारगेट टिश्यू के ऊपर जाके करना है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं, लेकिन कंसिक्वेंसेस क्या है? हो सकता है हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम है, हो सकता है सीआरएच रिलीज नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ दैट हो सकता है पिट्यूटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई इनसफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, और एसीटीएच रिलीज नहीं हो रहा। अगर एसीटीएच रिलीज हो रहा है तो अल्टीमेटली एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के उस जोन के अंदर प्रॉब्लम है जहाँ से एसीटीएच ने ऊपर आके एक्ट करना है और कॉर्टिसोल को रिलीज होना है। तो सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं एचपीए सिस्टम के अंदर, हाइपोथैलेमस से लेके एड्रीनल कॉर्टेक्स तक किसी भी एरिया के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, अल्ट्रेशन है, डिस्ट्रक्शन है, तो अल्टीमेटली दैट कॉर्टिसोल विल नॉट बी रिलीज्ड। लेकिन सभी अदर कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एड्रीनल कॉर्टेक्स का कोई ट्यूमर हो सकता है। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर होगा तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? कॉर्टिसोल हाइपर इंसफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, हाइपर सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या है कि एडिसन डिजीज इज रिजर्व्ड फॉर प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी इन व्हिच एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स आर डेफिशिएंट एंड एसीटीएच लेवल्स आर एलिवेटेड बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अब एडिसन डिजीज से हमें कैसे पता चलेगा? हमने अगर एसीटीएच का लेवल करवाया तो एसीटीएच का लेवल रेज्ड आएगा। प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कि एसीटीएच रिलीज ही नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर सर्टेन कंडीशंस प्रोड्यूस हो गई हैं, लाइक स्ट्रेस हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कोई भी हो सकता है। तो सर्टेन कंडीशन से क्या होना था? कॉर्टिसोल ने रिलीज होना था, उनको निगेट करना था, उनको एक होमियोस्टेटिक सेट पॉइंट के ऊपर लेके आना था, लेकिन कॉर्टिसोल तो रिलीज ही नहीं हो रहा।
अब कार्टिसोल क्यों नहीं रिलीज हो रहा, क्यों हो सकता है एसीटीएच ज़्यादा इसलिए रिलीज हो रहा होगा कि क्योंकि एसीटीएच ये चाहेगा कहीं से मुझे रिसेप्टर मिले, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करूँ और कार्टिसोल को रिलीज करवाऊँ, लेकिन कार्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब एसीटीएच को रिसेप्टर्स ही नहीं मिल रहे बाइंड होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए। जब रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली एसीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगेन एक इंडिकेटर है जो कि हम टेस्ट से रूल आउट कर सकते हैं। अगर हम एसीटीएच का लेवल करवा लेते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या है कि हमें पता चल सकता है कि हो सकता है कि एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी है, कि एड्रीनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो गई है, जिस वजह से कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं हो रहा। अगर कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो डेफिनेटली वी कैन से कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एडिसन डिजीज, राइट? ओके, वेल, etiology and pathogenesis क्या हो सकती है? The disease is relatively a rare disorder in which all the layers of adrenal cortex are destroyed. अब layers कह लें, आप zones कह लें, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी में पूरा एड्रीनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब एड्रीनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होगी या डिफरेंट जोन्स की डिस्ट्रक्शन होगी, अल्टीमेटली जहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड ने रिलीज होना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने रिलीज होना है या एंड्रोजन ने रिलीज होना है, तो दे विल नॉट बी रिलीज। And if we talk about the United States, so autoimmune destruction is the most common cause of Addison disease in the United States. Approximately before 1950, TB was the major cause of Addison disease in the United States and Canada. और इसी तरह अदर डिजीज के अदर कंट्रीज के अंदर भी इसकी प्रीविलेंस है। तो मेजर काज 1950s के अंदर क्या थी टीबी की? टीबी मेजर काज थी एडिसन डिजीज की। टीबी हुई, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट हुआ, उसने जाके क्या किया? एडिसन डिजीज काज कर दी, एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, इसके अलावा लाइक में मेटास्टेटिक कार्सिनोमास हो सकते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है, साइटोमेगालोवायरसिस इन्फेक्शन हो सकते हैं, एम्लॉयड डिजीज हो सकती है, हीमोक्रोमाटोसिस हो सकता है। सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंड एड्रीनल ग्लैंड्स बाइलेटरली प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेटली zona glomerulosa, exactly you are right. ओके, अब बाइलेटरल एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। अब दोनों किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब हो सकता है कि यूनिलेटरल एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हुई है, लेकिन वन जो एड्रिनल ग्लैंड था वो कंपनसेशन के तौर पे हाइपरसेक्रेशन दे सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हो सकता है कि बाइलेटरल एड्रिनल हेमरेज हो गया है। वो पेशेंट्स जो कि एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं, वो पेशेंट्स जो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं, वो पेशेंट्स ड्यूरिंग बर्थ और मेजर ट्रॉमा अगर उनका हो गया है, किडनी ट्रॉमा हो गया है, तो उसकी वजह से एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गई है, एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो गई है। अब किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन होगा क्या कि हो सकता है कि कोई पेशेंट्स एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा था, ब्लीड हुई, ब्लीड होने के रिजल्ट में एड्रिनल ग्लैंड गया, रीनल फेलियर हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है गया, या कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया है, कोई ब्लड ट्रॉमा हो गया है, तो उसके रिजल्ट में एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं, सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं जिसने एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन काज की है। और एड्रिनल इनसफिशिएंसी कैन बी काज बाय एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि एड्स के अंदर क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे तो उसके रिजल्ट में एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होगी, वी कैन से कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, और एड्रिनल इनसफिशिएंसी है वी कैन से डायरेक्टली कि एडिसन डिजीज है। And some drugs that inhibit synthesis and causes excessive breakdown of glucocorticoid can also result in adrenal insufficiency, like antifungal drug है ketoconazole। अब ये क्या करती है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बढ़ा देती है, तो उसके रिजल्ट में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इंसफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। तो कीटोकोनाजोल ले लें, एड्स वाला पेशेंट्स ले लें, वो पेशेंट्स जो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं, एंटीकोगुलेंट्स दे रहे हैं, या कोई मेजर ट्रॉमा हो गया है तो उनकी एड्रिनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है। अगर एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होगी तो अल्टीमेटली एड्रिनल सेक्रेशन कम हो जाती है, उन कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि एडिसन डिजीज। गॉट इट? अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आ जाए। अगर एड्रिनल ग्लैंड्स
अगर एड्रीनल ग्लैंड्स की इनसफिशिएंसी होगी तो क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं? और मोस्टली ये साइन और सिम्टम्स तब अपेयर होंगी जब 80%, 80 to 90%, 90% एड्रीनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। Okay, adrenal cortex has a large reserve capacity, and manifestation of adrenal insufficiency usually do not become apparent until approximately 90% of adrenal gland had been destroyed. These manifestations are related primarily to mineralocorticoid deficiency, glucocorticoid deficiency, and hyperpigmentation resulting from elevated ACTH. अगर ACTH का लेवल इंक्रीज होएगा तो उस वजह से भी हो सकती हैं। And also lack from adrenal androgens like DHEAS. DHEAS stands for, anybody knows? Few effects on the men because the testes produce these hormones and women have a sparse axillary end. अब मेल टाइप जो बॉल्डनेस हो रही होती है वो DHEAS की एक्सेस सिक्रीशन की वजह से हो रही होती है। एंड व्हाट इज DHEAS? डिहाइड्रो एपियोएंड्रोस्टेरोन सल्फेट एक्ट। बेसिकली ये DHEAS जो है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन मेनली फीमेल और मेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अल्टीमेटली फीमेल्स के अंदर ये प्यूबिक और एक्सिलरी जो हेयर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर देता है। और मेल्स के अंदर मोस्टली आप लोगों ने देखा कि मेल वो बॉल्डनेस कॉज कर रहा होता है, हेयर रिमूव हो रहे होती हैं। Okay, other clinical manifestations like mineralocorticoids causes increased urinary losses of sodium. अब हमने क्या कहा था कि एल्डोस्टेरोन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रेट नहीं होएगा तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और पोटाशियम को बैलेंस करना था। सोडियम को रिटेन करवाता है और पोटाशियम को एलिमिनेट करवाता है। 80 to 90% पोटाशियम इज एलिमिनेटेड। और डेफिनेटली बेटा साइकेट्रिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड शुमाना, वेरी गुड। हाँ ओके, इसके रिजल्ट में अगर हाइपोसिक्रीशन है, एल्डोस्टेरोन कम सिक्रीट हो रहा है तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू अगर ज़्यादा सिक्रीट होएगा तो पोटाशियम रिटेन होएगा, अगर कम सिक्रीट होएगा तो पोटाशियम एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी अगर होएगी तो अल्टीमेटली यूरिनरी लॉसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि इसने सोडियम और वाटर को रिटेन करना होता है आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन में। अगर इनसफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली वाटर सोडियम लॉस होना शुरू हो जाएगा और एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 80 to 90% पोटाशियम इज एक्सक्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरोन। अगर हाइपर इनसफिशिएंसी हो गई या डिक्रीज प्रोडक्शन हो गई है तो उसके रिजल्ट में जो पोटाशियम एक्सक्रीशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड। बेटा पोटाशियम की सेक्रीशन एक्सक्रीशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो कार्डियक रिदमियास काज करवा रहा होता है, कार्डियक अरेस्ट काज करवाता है। ओके, तो इसलिए इसकी एक्सक्रीशन 80 to 90% एलिमिनेट करवाना ज़रूरी होता है। बेटा आवाज़ तो बाकी लोगों को आ रही है, हो सकता है आपका कोई नेटवर्क का इशू हो। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट दिस रिजल्ट्स इन हाइपोनेट्रीमिया होएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कार्डियक आउटपुट और हाइपरकालेमिया हो सकता है। एंड देयर विल बी ए abnormal appetite for the salt. ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन विल बी कॉमन, डिहाइड्रेशन होएगी, वीकनेस होएगी, फटीग होएगी, जो कि अर्ली सिम्टम्स हो सकती हैं।
Instead of that, if the loss of sodium and water is extreme, then what will happen? Cardiovascular collapse and shock will ensure. कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। बेटा आवाज आ रही है बाकी लोगों को? ओके। Other conditions, because of lack of glucocorticoid, the person with Addison disease has a poor tolerance to stress. अब जैसी स्ट्रेस होती है तो कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, लेकिन once there is adrenal insufficiency या adrenal glands की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, ये adrenal cortex ही नहीं है, कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं हो रहा, तो जब कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली patients having a poor tolerance to stress. Okay. Instead of that, the deficiency causes hypoglycemia. Definitely yes, क्योंकि जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करवा रहा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। इसके अलावा जब हाइपोग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल, लेथर्जी होगी, वीकनेस होगी एंड सर्टेन कंडीशंस ट्रिगर हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं बॉडी के अंदर, जीआई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, लाइक एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाइपर पिगमेंटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम एलिवेटेड लेवल ऑफ एसीटीएच। अगर एसीटीएच का लेवल इंक्रीज होएगा देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन जो है उसके अंदर ब्रूज और स्टैंड एक्सपोज्ड एरिया या अनएक्सपोज्ड एरिया जो है वहाँ पे एक बाउंड्रीज बनना शुरू हो जाती हैं and there are normal creases and pressure points tend to become especially dark होना शुरू हो जाती हैं। अब होगा क्या कि जब ACTH का लेवल इंक्रीज होता है, पहली कंडीशन क्या, हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन, और दूसरा जो स्किन की बाउंड्रीज हैं या जो क्रीज बनी हुई हैं वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो प्रेशर पॉइंट्स डार्क इन कलर हो जाते हैं। शिवाना बेटा आवाज़ कट रही है बेटा, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, माइट भी ठीक हो जाए। अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं? लाइक गम या ओरल म्यूकोजल मेम्ब्रेन ब्लूइश ब्लैक होना शुरू हो जाती है, amino acid sequence of ACTH is really similar to that of melanocyte stimulating hormones like melanin, melanocytes melanin को रिलीज कर रहे होते हैं। अब जब ACTH का लेवल ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो ट्रिगर द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब मेलानोसाइट्स ट्रिगर होएगा तो हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी एंड दैट अकर्स इन ग्रेटर देन 90% ऑफ द पर्सन विद एडिसन डिजीज। इसलिए जब ACTH का लेवल ज़्यादा होएगा दैट विल ट्रिगर द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलानिन रिलीज होएगा। जैसे मेलानिन रिलीज होएगा तो हाइपर पिगमेंटेशन डेफिनेटली होगी। हाइपर पिगमेंटेशन और उन पेशेंट्स के अंदर 90% ऑफ द पर्सन्स या 90% ऑफ द पेशेंट्स आर सफरिंग हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH। और डायग्नोज क्या थी या उस पेशेंट्स की एडिसन डिजीज थी। दैट्स व्हाई दिस इज हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एड्रेनल इनसफिशिएंसी। इससे हमें पता चल जाएगा, हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं कि प्राइमरी डिसऑर्डर है या सेकेंडरी डिसऑर्डर है। अगर प्राइमरी डिसऑर्डर था तो हमें पता चल गया था कि एड्रेनल ग्लैंड्स डिस्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन सेकेंडरी डिसऑर्डर्स में हमें पता चल सकता है कि सिक्रीशंस आ रही है लेकिन कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा, ACTH के लेवल ज़्यादा हुआ है लेकिन अगेन हाइपर पिगमेंटेशन इज देयर। आपने ट्रीट कैसे करना है? आपने उस पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करना है? अगर पेशेंट आपके पास आ गया है एडिसन डिजीज़ के साथ, आपने साइन और सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके बाद आप लोगों ने उस पेशेंट्स को ट्रीट करना है। अब ट्रीट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हमने ये डिस्कस किया है कि 1950s के अंदर
TB was the major cause of Addison disease. Other conditions like ये एक metabolic disorders है like diabetes mellitus that requires a lifetime hormone replacement therapy. तो उस पेशेंट्स को आपने लाइफ टाइम के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाल देना है. जिस तरह अगर इंसुलिन ले रहा है पेशेंट, डायबिटीज़ है तो इंसुलिन ले रहा है, अगर इंसुलिन ले रहा है तो अल्टीमेटली उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लेनी पड़ेगी. ओके. और डेली रेगुलेशन ऑफ द क्रोनिक फेज ऑफ एडिसन डिजीजेस यूजुअली accompanied with oral replacement therapy with higher doses. इवन के अगर पेशेंट्स डेली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है, अगर उसके साइन और सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके रिजल्ट में आपको अदर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे जो कि बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन नेचर में. दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्कस विद द फार्मासिस्ट या डेफिनेटली फार्मासिस्ट कि एक पेशेंट्स है जो एडिसन डिजीज़ के साथ है और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो एड्रीनल इंसफिशिएंसी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको एक कम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करनी है. दैट कम्बिनेशन थेरेपी इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड. And mineralocorticoids are needed only in the primary insufficiency problem. अगर mineralocorticoids देना है पेशेंट्स को तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि पेशेंट है suffering from primary adrenal insufficiency. और हाइड्रोकॉर्टिसोन्स आपने मोस्टली वार्ड के अंदर भी देखा होगा. ओके शुभाना बेटा, हम लेटर ऑन डेफिनेटली इसको रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस लेटर, डोंट बी वरी. ओके. तो हाइड्रोकॉर्टिसोन्स आप लोगों ने क्लिनिकल किए होंगे डेफिनेटली, यस. तो वहाँ पे आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन्स देखा होगा. इसके अलावा सोलोकॉर्टिफेनाम के इंजेक्शन देखा होगा. तो ये मोस्टली पेशेंट्स को हाइड्रोकॉर्टिसोन्स ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ किए जा रहे होते हैं. और इन द माइल्ड केसेस हाइड्रोकॉर्टिसोन्स अलोन मे बी एडिक्वेट. अगर लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इंसफिशिएंसी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की इंसफिशिएंसी है, तो अल्टीमेटली उसमें जो हाइड्रोकॉर्टिसोन्स है दैट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस. वेल ओके. अदर कंडीशंस फ्लूरोकॉर्टिसोन्स है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज यूज्ड फॉर ए पर्सन हु डू नॉट ऑब्टेन ए सफिशिएंट साल्ट रिटेनिंग इफेक्ट फ्रॉम द हाइड्रोकॉर्टिसोन. या कोई ऐसा पेशेंट और डेफिनेटली इमरजेंसी में बेटा डेक्सामेथासोन लगा रहे होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर होते हैं, लेकिन वार्ड्स के अंदर या इमरजेंसी ट्रे के अंदर आप लोग को देखिएगा वहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन जरूर पड़ा होगा, ये सोलोकॉर्टिफ जरूर पड़ा होगा. ठीक है. तो अदर कंडीशन मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर हम बात करते हैं तो वो पर्सन या वो पेशेंट्स हु डू नॉट ऑब्टेन ए सफिशिएंट सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट फ्रॉम द हाइड्रोकॉर्टिसोन, उनको फ्लूरोकॉर्टिसोन दिया जा रहा होता है. फ्लूरोकॉर्टिसोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है लेकिन हाइड्रोकॉर्टिसोन को रिप्लेस कर रहा होता है. और DHEAS रिप्लेसमेंट थेरेपी उन फीमेल्स के लिए भी यूजफुल हो सकती है. एंड इंस्टेड ऑफ दैट पेशेंट्स विद द डिसऑर्डर्स लाइक एपिसोड्स ऑफ हाइपोनाट्रीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, या दे मे नीड टू रेगुलर स्केड्यूल मील्स एंड एक्सरसाइज. अगर पेशेंट्स एडिसन डिजीज़ का हो सकता है कि साल्ट रिटेनिंग इफेक्ट्स ना आ रहे हों, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों ने क्या करना है. ये पेशेंट्स हाइपोनाट्रीमिया को सफ़र कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया को सफ़र कर रहा है, तो उनके लिए आपने एक स्केड्यूल सेट करना है, मील टाइम फाइनलाइज करना है और एक्सरसाइज की इंकरेज करना है पेशेंट्स को. ओके. इसके अलावा वो पेशेंट्स that are suffering from Addison disease have a limited ability to respond to infections. Definitely cortisol रिलीज नहीं हो रहा. इसके अलावा बेरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कार्टिसोल रिलीज नहीं होएगा. कार्टिसोल इज एन अदर स्ट्रेस हार्मोन. इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कार्टिसोल ने हाइपोग्लाइसीमिया को और होम्योस्टेटिक रिस्पांस के थ्रू मेंटेन करना होता है. अदर कंडीशंस लाइक कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट हो गई है, तो दोज पीपल्स या दोज पेशेंट्स विद एडिसन डिजीज हैज ए लिमिटेड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन. हो सकता है ट्रॉमा हो सकता है या अदर स्ट्रेस हो सकती है. गॉट इट? वेल ओके. इसके अलावा अगर कोई इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है person to glucose
बेटा साल्ट अगर रिटेन नहीं होता तो उसकी जगह फ्लोरोकॉर्टिसोन दिया जा रहा होता है। बेसिकली इन्फ्लेमेटरी नेचर्स हैं, रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्ट्रोजेंस एक ही जगह से हो रहे होते हैं, जोन्स डिफरेंट हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के रिजल्ट में साथ में ये सोडियम और वाटर को रिटेन करवा रहा होता है एट सम एक्सटेंट। लेकिन मेजर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरोन है, लेकिन ये भी साथ में हेल्प आउट कर रहा होता है। And people with Addison disease should be advised to wear a medical alert bracelet or a medal. Definitely अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, रूल आउट नहीं हो रहा, तो वो फौरी उसको अलार्म करेगा। स्ट्रेस है, अल्टीमेटली अलार्म करेगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, अल्टीमेटली अलार्म करेगा। इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, अल्टीमेटली अलार्म करेगा। तो इसलिए वो पेशेंट्स जो एडिसन इंसफिशिएंसी के साथ हैं, या वो पेशेंट्स जो एडिसन adrenal insufficiency के साथ हैं, ये एडिसन डिजीज के साथ हैं, तो अल्टीमेटली दे हैव टू यूज अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट ताकि टाइमली उनको मैनेज किया जा सके। ओके, सेकेंडरी एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में क्या हो सकता है? प्राइमरी हमने डिस्कस की, जिसमें हमने ये कहा कि एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ओके, सेकेंडरी एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकती है, ये एचपीए सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अब एचपीए सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वी कैन इजीली रूल आउट के सेकेंडरी एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है। गॉट इट? ओके, टर्शरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी रिजल्ट्स फ्रॉम ए hypothalamic defects हो सकते हैं। However, for some more common causes than either of these is the rapid withdrawal of glucocorticoid that have been administered therapeutically for asthma or exacerbation of multiple. Okay, अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जो एस्थमेटिक अटैक के साथ आते हैं, स्पेशली दोज हु हैव वर्कड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एस्थमेटिक अटैक के साथ आते हैं या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं या कोई ट्रॉमा के साथ आते हैं, तो उनको आप स्टीरॉइड दे रहे होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे होते हैं, जिस तरह सारा बता रही थी कि उनको डेक्सामेथासोन दिया जा रहा होता है। अब डेक्सामेथासोन अगर दे रहे हैं या कोई भी सोलोकॉर्टिफ दे रहे हैं, व्हाटएवर, कोई हाइसोनेट्स टाइप दे रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं, तो उनमें क्या होगा कि विथड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स that has been administered therapeutically for the asthma or exacerbation of multiple sclerosis that will be increased, rapid होना शुरू हो जाएगा। And these drugs that suppress the HPA system will result adrenal corticoid atrophy and loss of cortisol production. Definitely अगर कोई ऐसे ड्रग्स हैं पेशेंट्स ले रहा है जो HPA सिस्टम को सप्रेस कर रही हैं, तो उसके रिजल्ट में adrenal corticoid atrophy होना शुरू हो जाएगी और cortisol की प्रोडक्शन will be inhibited। और ये सप्रेशन कंटिन्यू रहती है आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, और डिसकंटिन्यू अगर करेंगे आप तो क्रिटिकल क्राइसिस विल अकर्स, लाइक इन द पीरियड ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं या व्हेन सर्जरी इज परफॉर्म्ड। इसलिए अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिमूव करवाना है या कोई और कंडीशंस है, कोई ट्यूमर्स हैं या एड्रिनल इंसफिशिएंसी ट्रिगर नहीं हो रही या एचपीए सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा या पेशेंट्स कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है जो एचपीए सिस्टम को सप्रेस कर रही हैं, then definitely you have to rule out that. Acute adrenal crisis हो सकता है। Acute adrenal crisis life threatening situations होती हैं, and if the Addison disease is the underlying problem, then exposure to even a minor illness or stress can precipitate nausea, vomiting, muscular weakness हो सकती है, hypotension हो सकती है, dehydration हो सकती है, and very importantly vascular collapse हो सकता है। हाँ, इसलिए वो पेशेंट्स जो एड्रिनल क्राइसिस के साथ आती हैं या एड्रिनल इंसफिशिएंसी के साथ आते हैं, डायग्नोज केस ऑफ एडिसन डिजीज होते हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन
और वेस्कुलर कोलैप्स कॉमन होता है। ओके, तो ऑनसेट ऑफ एड्रेनल क्राइसिस मे बी सडन हो सकता है, प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल डेज हो सकता है, एंड symptoms मे वेरी, may occurs suddenly in the children with salt losing form of CH. Okay. इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैसे बाइलेटरल एड्रिनल हैमरेज हो सकता है, पहले हमने यूनिलेटरल की बात की, अगर बाइलेटरल हैमरेज हो सकता है तो अल्टीमेटली दैट कॉज एड्रिनल इनसफिशिएंसी एज वेल, या कोई प्लांट ट्रॉमा हो सकता है, अदर कॉज हो सकती है, कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो सकती है। तो ये सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन कॉज करवाने के बाद एडिसन डिजीज को रूल आउट करते हैं, और एडिसन डिजीज के साथ एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस हो सकती हैं। Instead of that, hemorrhage can be caused by septicemia हो सकता है, arterial trauma हो सकता है, and हमने already discuss किया कि patient is using anticoagulants या patient having a open heart surgery, तो अल्टीमेटली those patients या कोई abdominal सर्जरी है, abdominal सर्जरी के रिजल्ट में adrenal gland की डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी कंडीशंस हैं जो कि एड्रेनल क्राइसिस, एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस को लीड कर सकते हैं। वेल, and adrenal insufficiency is treated with the hormone replacement therapy that includes a combination of glucocorticoid and mineralocorticoid. Okay. फॉर एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी 5S आपने मैनेजमेंट के लिए याद रखने हैं। पहला काम आपने साल्ट को रिप्लेस करना है, अदर कंडीशन आपने शुगर या डेक्सट्रोज रिप्लेस करना है, डेक्सट्रोज देना है। थर्ड वन है आपने स्टीरॉयड को रिप्लेस करना है, स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए जाना है। एंड फोर्थ वन is support of physiological functioning, and fifth one is search for and treat the underlying cause. अगर कोई इन्फेक्शंस हैं, अगर कोई ट्रॉमा है, अगर कोई हेमरेज है, तो ये सारी कंडीशंस को आपने रूल आउट करके पेशेंट्स को ट्रीट करना है। वेल, ओके, इंस्टेड ऑफ दैट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर करना है विद सेवरल लीटर्स ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड इसके अलावा 5% एक्सट्रोज सलाइन देनी है पेशेंट्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है आपने। इंस्टेड ऑफ दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी के साथ आप उसमें डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं, आइसोनेट दे सकते हैं, व्हाटएवर द स्टीरॉइड इज अवेलेबल यू कैन एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। एंड इम्पॉर्टेंटली डेक्सामेथासोन इसलिए होता है क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है बिकॉज फॉर द टू रीजंस। वन इज ये लॉन्ग एक्टिंग है, 12 से लेकर 24 आवर्स तक ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रहता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट डज नॉट इंटरफेयर विद द मेजरमेंट ऑफ सीरम और यूरिनरी स्टीरॉइड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट कॉर्टिकोटॉपिक स्टिमुलेशन टेस्ट। ओके, इसलिए डेक्सामेथासोन जो कॉर्टिसोल की सिक्रीशन है उसको भी सप्रेस कर सकता है। अगर आपने एडिसन डिजीज को रूल आउट करना है तो देन 1 नाइट बिफोर 1 mg dexamethasone is administered to that patient. ओके, इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन्स इज गिवन आफ्टर इंट्रावेनियस और इंट्रामस्कुलर एट 6 hour intervals and then tapered off over 1 to 3 days to maintenance level. And oral hydrocortisone replacement therapy can also be resumed when the saline infusion has been discontinued and person is taking फूड एंड फ्लूइड्स बाय द माउथ। अगर पेशेंट्स ने फ्लूइड और फूड माउथ से लेना शुरू कर दिया है तो अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी एज वेल। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन्स आर बीइंग गिवन। ओके सारा, वेयर आर यू? अब ये देखिएगा बेटा, ये रिपोर्ट कह रही है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आप नहीं देंगे अगर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन सफिशिएंट अमाउंट में दे रहे हैं तो, एंड इट्स डोज इज रिड्यूस्ड। अगर ये हाइड्रोकॉर्टिसोन काम नहीं कर रहा तो देन यू विल ऐड फ्लूरोकॉर्टिसोन्स जो कि वाटर और सोडियम को रिटेन करना शुरू कर देगा।
Okay, glucocorticoid and mineralocorticoid replacement therapy is metered using heart rate हो सकता है, blood pressure measurements हो सकती हैं, serum electrolyte values हो सकती हैं, and very importantly टाइट्रेशन ऑफ प्लाज्मा रीनन एक्टिविटी। ये ना हो कि रीनन रिलीज होता रहा और साथ में एल्डोस्टेरोन की रिलीज को इंक्रीज करवा दे। क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस कुशिंग सिंड्रोम, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। एडिसन डिजीज के बारे में अगर कोई भी क्वेरी है, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, ये सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, तो यू कैन लेट मी नो। बाकी जो कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज़ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी डिसाइड कर लेते हैं कि आप लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का टेस्ट दे दिया है। ओके, कहता क्या है वैसे, एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर का टेस्ट भी आप लोगों ने दे दिया है। लीवर सिरोसिस का दिया है, लीवर सिरोसिस का कर लेते हैं बेटा टेस्ट। बट यू से नहीं, मैं क्लास नहीं है बेटा। लीवर सिरोसिस का कर लेते हैं बेटा फ्राइडे को 11:30 AM से 12:30 PM तक। ओके, तो याद रखिएगा लीवर सिरोसिस फाइनल हो गया है। लीवर सिरोसिस नहीं, ओके हाँ, लीवर सिरोसिस का डेफिनेटली कर लेते हैं बेटा फ्राइडे। बी रेडी फॉर लीवर सिरोसिस। बेटा ये 1950s में जो टीबी थी ना, ये मेजर कॉज थी कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी कॉज कर रही थी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो पेशेंट्स ड्रग ले रहे होते थे ना, बेसिकली वो ड्रग्स जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती थी, डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रही थी। उसमें भी कोई स्ट्रिप्टोमाइसिन एक इंजेक्शन था, उसका मैं पढ़ रहा था कि स्ट्रिप्टोमाइसिन एक्ट एज ए एंटीबायोटिक और वो एड्रिनल एट्रोफी, एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी काज कर रहा था, एड्रिनल ग्लैंड्स की एट्रोफी। ओके, लेट मी कंफर्म द अटेंडेंस कि कौन कौन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी बेटा आज की क्लास में, आज के लेक्चर्स में कोई क्वेरी तो लेट मी नो। ओके बेटा, बाकी के अटेंडेंस मैंने लगवा दी है, जो लोग प्रेजेंट हैं 25 स्टूडेंट्स हैं उनकी लग गई है, बाकी की डेफिनेटली आई विल मार्क एज एब्सेंट। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो? HPA system is important, release of cortisol is important, एंड एडिसन डिजीज़ के फैक्टर्स क्या क्या हैं, एडिसन डिजीज़ कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डिसऑर्डर्स भी हैं।
सना बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया है, क्लास एंड हो चुकी है, तो आपकी तो एब्सेंट में लगा चुका हूँ।